हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टारगेट PCS। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो 2020 में आया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कि 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसको 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई, जिसकी जानकारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पे की है। ठीक है दोस्तों, इसकी जानकारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पे की है, और साथ ही साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, डेवलपमेंट मिनिस्टर उसका नाम है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले दोस्तों 29 जुलाई 2020 को ये मंजूरी प्राप्त की। उसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर में इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया, और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल, वो भी इसके बारे में चर्चा की है दोस्तों। हमारी पुरानी शिक्षा नीति है वो सन 1986 में लागू की गई थी, जो 34 वर्ष बाद 2020 में पारित की गई है दोस्तों। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है दोस्तों। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति, उसको देख लेते हैं कौन कौन सी तीसरी है दोस्तों। फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में पारित की गई थी। सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में पारित की गई थी, और थर्ड शिक्षा जो नीति है अपना वो 2020 में की गई है दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि पहला शिक्षा नीति 1968 में, दूसरा 1986 में, और तीसरा 2020 में। तो इस दोनों में जो ईयर्स का डिफरेंस है वो 34 साल के बाद भारत में
नई शिक्षा नीति लागू की गई है दोस्तों। ठीक, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो पूर्व के इसरो के चेयरमैन थे, उसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ठीक दोस्तों, जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था जून 2017 में दोस्तों। ठीक, जून 2017 में। और ये जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं दोस्तों। इसी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और इसका नाम कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जाना गया दोस्तों। ठीक, जो कि मई 2019 में कस्तूरी रंगन जो है वो शिक्षा नीति का मॉडल तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपा गया था और केंद्र सरकार ने उसे स्वीकृत कब की गई? 2020 में। ठीक दोस्तों, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। शिक्षा पहला 1968, दूसरा 1986 और तीसरा 2020। इन दोनों के बीच में डिफरेंट है 34 साल का। और इस समिति का जो गठन किया गया था वो कस्तूरी रंगन थे जून 2017 में। मई 2019 में जो समिति को रूपरेखा देकर मई 2019 में केंद्र सरकार को ये अपना मॉडल तैयार करके उसे सौंप दिया गया केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार ने उसे अभी 2020 में 29 जुलाई 2020 में इसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई दोस्तों। तो इसके बाद हम शिक्षा नीति की जो पॉलिसी है उसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और किस तरह से सुधार किया गया है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति का हम संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले 10+2 के फॉर्मेट में चल रहा था दोस्तों। 10+2 के फॉर्मेट में हमारी शिक्षा नीति चल रही थी, लेकिन इसे बदल कर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में इसे तैयार किया गया है। ठीक दोस्तों, पहले 5 साल की पढ़ाई, इस पहले 5 साल की पढ़ाई जो है वो फाउंडेशन स्टेज रहेगी दोस्तों। इसका जो है ये फाउंडेशन स्टेज माना गया है। इसमें प्री प्राइमरी की 3 वर्ष की पढ़ाई होगी दोस्तों। प्री प्राइमरी की 3 वर्ष और क्लास 1 और क्लास 2 भी इसमें शामिल रहेगा दोस्तों। प्री प्राइमरी का 3 इयर्स, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है दोस्तों,
इतना कुछ शामिल रहेगा। इसके साथ ही बच्चे को खेल कूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई भी कराई जाएगी। छात्रों के लिए किताबों का बोझ कम रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, नहीं होगा। अब ये हो गया पहला जो 5+3+4 का फाउंडेशन स्टेज, जिसमें प्री प्राइमरी 3 इयर्स का रहेगा, क्लास 1 क्लास 2। अब देखते हैं हम तीसरा फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पढ़ाई करेंगे। कक्षा 3 से क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ठीक दोस्तों। इसमें छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसका परिचय इस क्लास में परिचय देंगे विज्ञान का, गणित का, कला का, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का इसमें परिचय कराया जाएगा और भविष्य के लिए इसे तैयार किया जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं हमारा तीसरा स्टेप, तीसरा फॉर्मेट। इसमें जो है वो है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ठीक है दोस्तों। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, इससे कहा गया है मिडिल स्टेज। इसे मिडिल स्टेज के नाम से मिडिल स्टेज, ठीक दोस्तों। इसमें कक्षा 6 से 8 तक बनी रहेगी, जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अपना जो लास्ट फॉर्मेट है वो है ये, इसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 तक रहेगी, जिसमें छात्रों को विश्लेषण क्षमता बढ़ाया जाएगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित भी कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है जो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले जो 1986 में जो शिक्षा नीति की पॉलिसी थी वो 10+2 की थी, लेकिन 2020 में दोस्तों नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें 5+3+3+4 के फॉर्मेट में तैयार किया गया है। इस 5 में फाउंडेशन स्टेज है, प्री और प्राइमरी की 3 क्लास, फिर क्लास 1, क्लास 2। सेकेंड फॉर्मेट में क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 रहेगा, और थर्ड फॉर्मेट में क्लास 6, 7, 8 जो मिडिल स्टेज के नाम से जाना जाएगा, और लास्ट अपना जो फॉर्मेट है 4 फॉर्मेट में रहेगा क्लास 9, 10, 11 और 12 के फॉर्मेट में, ठीक है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक स्कूल में जो स्ट्रीम सिस्टम थी अपना दोस्तों, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जो स्ट्रीम सिस्टम थी वो पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा दोस्तों। स्ट्रीम सिस्टम, इसका मतलब स्ट्रीम सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप मैथ के साथ इतिहास नहीं पढ़ सकते थे। जब आपको 10 के बाद में 11 क्लास में आप जाते हैं तो आपको अलग से सब्जेक्ट लेना पड़ता था, जिसमें आप आर्ट, मैथ, बायोलॉजी या तो कॉमर्स के सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। उसे हम स्ट्रीम सिस्टम के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। लेकिन अब ये स्ट्रीम सिस्टम
ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें आप मैथ के साथ में एडिशनल सब्जेक्ट इतिहास पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ में विज्ञान पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट को एक पूल सिस्टम में रखा गया है। पहले आप कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ, आर्ट की सब्जेक्ट चुन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, स्ट्रीम सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे आई होप, जिसमें सब्जेक्ट को चुना, जिसमें स्ट्रीम सिस्टम में अलग से जो सब्जेक्ट होता था दोस्तों उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं एक पूल सिस्टम के द्वारा दोस्तों। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण बात मैंने बता दिया दोस्तों, स्ट्रीम सिस्टम। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना भाषा के अपने राजभाषा या तो राष्ट्रभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। आप क्लास 5 तक, आप 5वीं कक्षा तक अपने भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। क्लास 5 तक आप या तो राज्य भाषा या फिर राष्ट्र भाषा से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ी में क्लास 5 तक छत्तीसगढ़ी पढ़ सकते हैं, मराठी पढ़ सकते हैं, तेलुगु पढ़ सकते हैं, तमिल पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको अंग्रेजी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी विषय को आप अलग से चुन सकते हैं। ज़बरदस्ती अब अंग्रेजी को पढ़ाया नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात बता दी। अब तीसरा महत्वपूर्ण बात देखते हैं दोस्तों हम, तीसरी, जिसमें कक्षा 6 में आपको कंप्यूटर कोडिंग, मोबाइल ऐप की कोडिंग बताया जाएगा। कक्षा 6 से दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कक्षा 6 से आपको कंप्यूटर कोडिंग, मोबाइल ऐप, ये सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे चाइना देश में जो बाइकआउट किए हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 5, क्लास 6 के बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग, डिकोडिंग, मोबाइल ऐप के बारे में बताया जाता था। उसी प्रकार से ये शिक्षा नीति, नई पॉलिसी की यहाँ पे लागू किया गया है दोस्तों। कंप्यूटर कोडिंग बताया जाएगा, उसी प्रकार हमारे बच्चे भी शुरू से मजबूत बनाया जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ क्लास 6 से आप इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। आप क्लास 6 में रहकर आप किसी छात्र को कोई सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा ही रुचि रहती है, जैसे कि किसी को पेंटिंग करने का शौक़, किसी को टेक्नोलॉजी का शौक़, इस प्रकार की रुचि, अगर किसी को पेंटिंग करने की जो रुचि है दोस्तों, वो आप इंटर्नशिप द्वारा किसी पेंटर के पास जाके आप अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से वहाँ पे सीख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इंटर्नशिप लेना है, तो आप स्कूल के द्वारा इंटर्नशिप लिखवा के आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके दोस्तों वहाँ पे आप सीख सकते हैं कंप्यूटर के कोडिंग, डिकोडिंग, मोबाइल ऐप, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपकी तीसरी महत्वपूर्ण बात। क्लास 6 से आप इंटर्नशिप का मौका मिलेगा दोस्तों, जिसमें कंप्यूटर कोडिंग, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं।
ठीक। कक्षा 9 क्लास 9 से क्लास 12 तक का एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम से होगा दोस्तों। पहले सेमेस्टर सिस्टम से नहीं थी दोस्तों, लेकिन इस नई पॉलिसी नीति के द्वारा इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा 2020 में क्लास 6 से क्लास 12 तक आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोस्तों। सेमेस्टर एग्ज़ाम मतलब एक साल में 2 बार, और दोनों एग्ज़ाम का अंक फाइनल एग्ज़ाम में एडिशनल होगा दोस्तों, उसे जोड़ा जाएगा। पहले बच्चे बोलते थे दोस्तों कि कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो मैं फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ाई करूँगा, लेकिन अब नहीं होगा दोस्तों। क्लास 9 से क्लास 12 के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो अब साल भर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम पहला सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। ये दोनों का जो मार्क मिलेगा दोस्तों वो एडिशनल होगा और फाइनल रिजल्ट में उसका नंबर जुड़ेगा दोस्तों। मतलब इसमें सीधी सीधी बात कि रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, समझने की क्षमता अधिक कराई जाएगी। साथ ही साथ अपनी पसंद की भाषा में एग्ज़ाम भी आप दे पाएंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण बात नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया दोस्तों। क्लास 6 से 12 तक सेमेस्टर एग्ज़ाम 22 से होगा दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि 12 के बाद छात्र को कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। अब जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, वो 12 के बाद में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे दोस्तों। 12 के बाद कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर छात्र को या स्टूडेंट को क्लास 12 कक्षा 12वीं में अगर कम अंक आते हैं और उसे अपना पसंद की कॉलेज में उसे एडमिशन लेना है, तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा आप एक एग्ज़ाम दिलाएंगे। उस एग्ज़ाम दिलाने के बाद, इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 12 के बाद अगर आपके मार्क कम हैं, आपके अंक कम हैं, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्ज़ाम दिलाएंगे दोस्तों। इस एग्ज़ाम में जो अंक आपको प्राप्त होगा, जो अंक इस एग्ज़ाम के द्वारा अंक प्राप्त होगा, ये अंक यहाँ 12 क्लास की रिजल्ट में ऐड हो जाएगा दोस्तों। और ऐड होने के बाद में आप मनचाहे कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। आप पढ़ भी सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं दोस्तों। ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपको 3 या 4 साल की होगी दोस्तों। जो आप ग्रेजुएशन करते हैं उसकी पढ़ाई 3 या तो 4 साल की होगी। पहले आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे तो आपको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट या तो डिप्लोमा या तो डिग्री आपको नहीं दी जाती थी। जब आप कॉलेज किसी भी कंडीशन के द्वारा, या तो आर्थिक हो या सामाजिक हो या तो किसी भी कारण आप अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे, तो आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आपको नहीं मिल पाती थी दोस्तों। उसी को देखते हुए नई शिक्षा नीति में आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
उसी कंडीशन को देखते हुए हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट में अगर फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंडीशन के द्वारा आप कोई भी कंडीशन हो जिसमें आप कॉलेज ग्रेजुएशन छोड़ना चाहें तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों फर्स्ट में। अगर सेकेंड ईयर तक आप पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड की जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा दोस्तों। अगर थर्ड ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी दोस्तों। और अगर आप फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च बैचलर डिग्री देगी दोस्तों, रिसर्च बैचलर डिग्री देगी। ये हो गया दोस्तों, ठीक। इस पॉलिसी को कहा गया है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। इस पॉलिसी में अगर आप क्लास में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद छोड़ते हैं, सेकेंड में छोड़ दें डिप्लोमा, थर्ड में छोड़ दें बैचलर डिग्री, अगर फोर्थ में आप फोर्थ कंप्लीट करते हैं तो रिसर्च बैचलर डिग्री देगा। इतने को मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं और कभी भी निकल सकते हैं दोस्तों। ये है आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब मैं इसका पूर्ण विश्लेषण बता रहा हूँ दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी की। इसके अलावा एक एकेडमिक ऑफ क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा दोस्तों। क्या बनाया जाएगा? इसके अलावा एकेडमिक ऑफ क्रेडिट बैंक, एकेडमिक ऑफ क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा दोस्तों। ये जो है पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन होगी। ये जो है पूरी तरह से डिजिटल साथ साथ में ऑनलाइन सिस्टम होगा दोस्तों, ठीक। जब आप कोई भी कोर्स करेंगे और जिस कोर्स से आपको कंप्लीट होगा, जिस कोर्स, जैसे कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो आपका अंक प्राप्त होगा वो अंक क्रेडिट बैंक में ऐड हो जाएगा दोस्तों। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपकी जो अंक प्राप्त होगी वो अंक क्रेडिट बैंक के द्वारा उसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों, ठीक, जमा हो जाएगा। जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो जो कोई आप ग्रेजुएशन के लिए जो अंक आपका ऐड हुआ है वो और फाइनल कोर्स का जो आपका अंक है वो एडिशनल ऐड होने के बाद में वो पूर्ण तरह से डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम में सेव रहेगी। शिक्षा नीति में जो बिल तैयार किया गया है, नई शिक्षा नीति में जो बिल तैयार किया गया है जिसका नाम नेशनल हायर एजुकेशन बिल, जो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है,
लेकिन अभी संसद में बिल पेश नहीं हुआ है दोस्तों। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे संसद में अभी पेश नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो ट्विटर पे ट्वीट किए थे और वुमेन्स रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसके बारे में चर्चा की है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। इस बिल को मंजूरी दी है, अब संसद बिल पेश की जाएगी। उसके बाद संसद में मंजूरी होने के बाद में दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये पॉलिसी, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे लागू करने के लिए कही जाएगी। ठीक दोस्तों, इसी शिक्षा नीति के दौरान मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम जो है मंत्रालय का नाम बदलकर अब इसे शिक्षा मंत्रालय नाम से जाना जाएगा। ये शिक्षा नीति 2021-22 एकेडमिक तक लागू हो जाएगी दोस्तों। ये नेशनल एजुकेशन, उससे पहले जो हमारा मानव विकास संसाधन मंत्रालय है उसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने संपूर्ण विश्लेषण से आपको बताया है। अगर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछते हैं या तो निबंध भी इसके बारे में पूछता है तो आप बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे दोस्तों। ये मेरी एक छोटी सी प्रयास थी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, इसे लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।